हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहला आता है उसका चार्जिंग सेक्शन, जो कि बात करता है कि इनकम जो है वो कब सैलरी में टैक्सेबल होगी, कब आपकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। वो टैक्सेबल होगी ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ड्यू कब होती है सैलरी? एट लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, या तो कई जगह पे लास्ट डे को रिसीव हो जाती है, कई जगह पे आपको नेक्स्ट डे रिसीव होती है, तो जो भी अर्लियर होगा वहां टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक मेन बेसिक कंडीशन है कोई भी इनकम को सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करने की, जिसका नाम है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर मालिक और नौकर का रिलेशनशिप है, तो वो इनकम जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अब एक वर्ड आता है क्या, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, तो ये बात करता है कि जब आपको कोई भी इनकम आपके करंट एम्प्लॉयर से रिसीव नहीं हो रही, मतलब आपको जॉब छोड़ने से पहले कोई इनकम, जॉब छोड़ने के बाद कोई इनकम मिल रही है, जॉब ज्वाइन करने से पहले कोई इनकम मिल रही है, तो वो इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। कहां पर? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के अंदर। ठीक है, एट इट इंक्लूड्स व्हाट, रिटायरमेंट बेनिफिट कॉम्पनसेशन को वो इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स के बारे में बोला गया है बेटा कि जिससे सैलरी जो पार्टनरशिप फर्म से रिसीव हो रही है वो कहाँ टैक्सेबल होगी। तो पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल होती है पीजीबीपी में। मैम क्यों? जब सैलरी मिल रही है तो क्योंकि वहां पर पार्टनर का कोई बॉस नहीं है। ठीक है, पार्टनर खुद अपना बॉस है, उसको सैलरी मिल रही है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस वजह से जो है वो सैलरी जो है वो नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैलरी ऑफ एमपी एमएलए और एमएलसी। ठीक है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैलरी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है वो कहाँ टैक्सेबल होगी? तो वो आपकी टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में, क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयर है वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग को फॉर्मेट दिया हुआ है कि ऐसे जो है वो सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। पर सबसे अच्छी बात ये कि फॉर्मेट के जो आइटम है वो फिक्स नहीं है, जितने आपके क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे उतने ही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, मैराथन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ। ठीक है, अब जैसे आपने ये बनाया, सारे कंपोनेंट लिखे, उसके बाद टोटल किया, तो टोटल वर्ड क्या होगा आपका? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से टैक्सेबल सैलरी में पहुंचने के लिए आपको 3 डिडक्शन लेनी पड़ेगी। ये जो 3 डिडक्शन है वो कौन से सेक्शन में आएगी? सेक्शन 16 में आएगी। तो सैलरी में आपको सेक्शन 16 के अंदर 3 डिडक्शन मिलती है। पहली डिडक्शन है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ हाउ मच? ₹50,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और स्लैश हो गया आपका 75,000। 75,000 हो जाएगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो नीचे लिखा हुआ है 50,075 हो जाएगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसकी डिडक्शन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जब मिलेगा तो वो हर किसी को यहाँ पर टैक्सेबल होगा, बट डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसको एक वर्ड और बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी कंपोनेंट है सैलरी के, उसको अपन एक एक स्टार्ट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट है वो क्या बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट है क्या? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब जो आपको बेस के लिए मिल रही है, दैट इज व्हाट बेसिक सैलरी। वो की क्या होती है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? ग्रेडेड पे स्केल। ग्रेडेड पे स्केल, तो ग्रेडेड पे स्केल क्या बोलता है? ग्रेडेड पे स्केल बोलता है कि जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करोगे, जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करोगे उसी दिन आपको पता होगा कि आप आगे कितने सालों में आपकी सैलरी कितनी होने वाली, आपका प्रमोशन कितना होने वाला है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेडेड पे स्केल। तो मैम ये दिखता कैसे है? ये ऐसे दिखता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? इसका इंटरप्रिटेशन होता है जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करोगे उस दिन आपकी सैलरी कितनी होगी? 5,000। फिर हर 12 महीने में आपकी सैलरी कितने से बढ़ेगी? 1,000 से बढ़ेगी, जब तक आपकी सैलरी 8,000 रुपए नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद सैलरी 2,000 से बढ़ेगी जब तक आपकी सैलरी 12,000 नहीं हो जाती। तो ऐसे जो है वो आपका इंक्रीमेंट हर 12 महीने के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 दिसंबर को ज्वाइन किया, तो आपका अगले साल 1 दिसंबर को जो है वो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। उसको बोलते हैं अपन ग्रेडेड पे स्केल।
उसके बाद बात करेंगे क्या, डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस जो है, चाहे वो डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स हो चाहे नॉट इन टर्म्स होगा क्या, वो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डीए इन टर्म्स की। तो डीए इन टर्म्स का मतलब होता है ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है उसको बोलते हैं डीए इन टर्म्स। डीए नॉट इन टर्म्स का मतलब है ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, डीए नॉट इन टर्म्स। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको डीए को देख के क्या अज्यूम करना है कि वो नॉट इन टर्म्स है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना है कि वो नॉट इन टर्म्स है, और जो नॉर्मली जो डीए जो भी दिया होगा वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कमीशन की। हाँ, अब कैसे पता चलेगा कि डीए इन टर्म्स है, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि डीए 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 50% जो है वो डीए इन टर्म्स है, और डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ऐसी दो सेंटेंसेस जो है वो अक्सर यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट कि डीए है जो है वो डीए इन टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है किसका, कमीशन का। तो कमीशन जो होता है वो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल। कमीशन क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल, किसको पूरा टैक्स लग जाता है। नेक्स्ट आपका क्या, बोनस, टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट ईयर, कि टैक्सेबल होता है किसने, जिस साल मिला उस साल आपको टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दो हुआ है, एक हुआ है कमीशन, एक हुआ है क्या, बोनस। कमीशन चाहे वो फिक्स्ड कमीशन हो, चाहे वो सेल्स कमीशन हो या टर्नओवर कमीशन, वो पूरा टैक्सेबल आता है। बोनस मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, नहीं मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अलाउंसेस की। ठीक है, अलाउंसेस में बेटा तीन टाइप के अलाउंसेस होते हैं। एक होता है आपका पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, जितना मेरे को अलाउंस मिला है उसमें से पार्ट आधा ही टैक्सेबल होगा, आधा जो है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसको मैं पॉइंट नंबर ए से डिनोट कर रही हूँ। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, कि पूरा का पूरा अलाउंस जितना मिला है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, सबसे पहला है पार्टली टैक्सेबल, दूसरा है फुल्ली एग्जेम्प्ट, तीसरा है फुल्ली टैक्सेबल। तो फर्स्ट वाला जो है वो कैटेगरी आपको याद करनी पड़ेगी, सेकंड वाला आप याद कर लोगे, थर्ड वाला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला क्या है, बैलेंस, कि जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएगा वो कहाँ आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पार्टली टैक्सेबल, मतलब कि पार्ट ऑफ द अलाउंस विल बी टैक्सेबल। अब पार्ट का मतलब क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस सबसे पहला क्या है सर, आपका एचआरए, दैट इज व्हाट, माय हाउस रेंट अलाउंस। तो एचआरए जो है वो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन कहाँ पर, 1013A। ठीक है, अब यहाँ पर 40% और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको क्या बोलते हैं एचआरए मिल रहा है उसका एग्जेम्पशन, पहला है 40% या 50% ऑफ सैलरी, दूसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर दो बार सैलरी आया है, तो ये सैलरी का मतलब क्या है, तो एचआरए के लिए सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। क्या आपको नॉर्मल कमीशन लेना है, नहीं, तो सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। ठीक है, उसके बाद 50%, अब यहाँ पर 40% और 50% लिखा है, तो 50% आप सिर्फ 4 सिटीज के केस में लोगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो 50% इन केस ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये तीनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एचआरए का एग्जेम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज माय एचआरए का एग्जेम्पशन, 40-50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ पर है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, कि आपको मैक्सिमम ₹100 का एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना ज्यादा हो गया ना, हाँ इनकम टैक्स वालों ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस की एग्जेम्पशन है मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन शुड बी इन इंडिया फॉर एग्जेम्पशन, कि एजुकेशन जो है वो कहां पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो ये कितना है, ₹200 पर मंथ। ठीक है, कि ₹200 पर मंथ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंडरग्राउंड अलाउंस, ₹800 पर मंथ। तो ये आपका मैक्सिमम ₹200 और ये है आपका मैक्सिमम ₹800 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अलाउंसेस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर आपका है अमाउंट रिसीव्ड इनटू 70% और ₹10,000 विच एवर इज
लोअर, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेशन अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब आपको ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाने के लिए अगर मिल रहा है तो आपको एग्जेम्पशन है 32 रुपए पर मंथ इन केस ऑफ ओनली हैंडीकैप, मतलब कि ब्लाइंड डेफ डम हैंडीकैप, वो लोगों के लिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके एग्जेम्पशन का वो है जिसमें क्या पार्टली टैक्सेबल एग्जेम्पशंस हैं। इसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस और है पार्टली टैक्सेबल में, ये वाला अपन कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर 8 से लेके 13 तक जो एग्जेम्पशंस हैं वो सारी की सारी एग्जेम्पशन कितनी है, जितना मैंने पैसा खर्चा किया। अगर मैं पैसा खर्चा कर दूंगी तो मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगी और मैं उसको घर ले जाऊंगी जेब में डाल के, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू अमाउंट स्पेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, ठीक है, कि अगर मैं ट्रैवलिंग या टूर बाहर जा रही हूँ उसके लिए मेरे को अलाउंस मिल रहा है, दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का मतलब है कि मेरे को कोई गाड़ी में ट्रैवल करने के लिए, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए कन्वेंस के लिए अलाउंस मिल रहा है, तो दैट इज कन्वेंस अलाउंस। फिर आता है यूनिफॉर्म अलाउंस, कि ऊपर रोज किसी नहीं यूनिफॉर्म जो आप पहने उसके लिए यूनिफॉर्म अलाउंस। डेली अलाउंस मतलब रोज आपको किसी भी एक चीज के लिए अलाउंस मिल रहा है तो डेली मिल रहा है, दैट इज डेली अलाउंस। हेल्पर अलाउंस मतलब ऑफिस पर्पस में एक में से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए आपको ऑफिशियल अलॉट किया गया और दूसरा आप हेल्प कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्पर अलाउंस। और रिसर्च अलाउंस मतलब रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए दैट इज रिसर्च अलाउंस। हम आप इसको याद कैसे रखें, तो आपके लिए बनाए क्या एक शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं कट डीएचआर, ठीक है। कट डीएचआर से सर आपको याद हो जाएगा, कैसे याद होगा। सी मतलब क्या है, सी मतलब है कन्वेंस अलाउंस, यू मतलब यूनिफॉर्म अलाउंस, टी मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस और टूर अलाउंस, डी मतलब डेली अलाउंस, एच मतलब हेल्पर अलाउंस, आर मतलब रिसर्च अलाउंस। हो गया बच्चों, वापस से सी मतलब कन्वेंस अलाउंस, यू मतलब यूनिफॉर्म अलाउंस, टी मतलब ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, डी मतलब डेली अलाउंस, एच मतलब हेल्पर अलाउंस और आर मतलब रिसर्च अलाउंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को जो अलाउंस मिलता है वो अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ, और कंपनसेटरी अलाउंसेस टू जज और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, और उनको अगर एग्जेम्पशन मिल रही है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर भी देख लेना कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंडिया के बाहर काम करते हैं और उनको कोई अलाउंसेस या परक्विजिट मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं उनके हाथ में, ठीक है। बेसिक सैलरी बस टैक्सेबल होती है। अब नेक्स्ट है आपका इंडिया फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, कि जो लिस्ट आपने ऊपर में नहीं पढ़ी है उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो क्या फुल्ली टैक्सेबल है। एक ऐड कर दो एनी अदर अलाउंस, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे किसकी, परक्विजिट की, ठीक है। तो अलाउंसेस क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट। परक्विजिट क्या होता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब क्या है फैसिलिटी, कि मेरे को अगर फैसिलिटी मिल रही है एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो जो है वो मतलब वो कैसे टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो फैसिलिटी में भी अपन को 3 पार्ट के, एक है फुल्ली टैक्सेबल कि पूरा टैक्स करा देंगे, एक है फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है, कि पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे, और एक है क्या पार्टली टैक्सेबल। तो फुल्ली टैक्सेबल में क्या है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट है। सेकेंड आपका क्या है, फ्री सर्वेंट, और तीसरा क्या है आपका अदर परक्विजिट। तो ये जो है तीनों ये क्या है फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट है। वापस से गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फ्री सर्वेंट और एनी अदर बैलेंस परक्विजिट जो नीचे नहीं दिए गए वो क्या है फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, फुल्ली एग्जेम्प्ट, कि फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स जो है वो कौन कौन से हैं, कि मिल भी रहा है पैसा मतलब फैसिलिटी बट पैसा भी टैक्सेबल भी नहीं होगा हाथ में। पहला है आपका टेलीफोन बिल, कितना ही फोन में बात कर लो, लैंडलाइन में बात कर लो, मोबाइल में अनलिमिटेड बात कर लो, आजकल तो अनलिमिटेड रिचार्ज हो, एग्जेम्प्ट है। स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन, कि एम्प्लॉय को के बच्चे को पढ़ाने के लिए एम्प्लॉय स्कॉलरशिप तो एग्जेम्प्ट है। गुड्स सोल्ड एट रिजनेबल प्राइस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट है। और टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट अगर है, ठीक है, परक्विजिट नॉन मॉनेटरी होता है, पेड बाय एम्प्लॉयर, उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को उस चीज की डिडक्शन तो नहीं मिलती, तो उसको सैलरी हैंड में एम्प्लॉय के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाता है, टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 तरीके के फुल्ली एग्जेम्प्ट है, टेलीफोन बिल, दूसरा स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, तीसरा है गुड्स सोल्ड एट रिजनेबल प्राइस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एंड टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय एम्प्लॉयर। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन
अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, पार्टली टैक्सेबल परक्यूसिट्स, मतलब जितनी फैसिलिटी मिल रही है उसमें से पार्टली ही एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि जो एम्प्लॉय है उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब फ्री में घर मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से रहने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री में घर मिल रहा है रहने के लिए। तो एम्प्लॉय जो है वो दो टाइप का हो सकता है, क्या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है अदर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी क्या बोलते हैं टैक्सेबिलिटी होगी लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय दी गवर्नमेंट, की लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना टैक्सेबल होगा। और अगर अदर एम्प्लॉयज है तो उस केस में आपको देखना है कि जो घर है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर अदर एम्प्लॉय है तो आपको चेक करना है कि जो घर है वो क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो वापस से अगर एम्प्लॉय को घर मिला है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके हाथ में वैल्यूएशन आएगा लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज है और जो पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स है वो दोनों भी जो है वो क्या है, वो दोनों भी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं अदर एम्प्लॉय की, तो अदर एम्प्लॉय में आपको देखना है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वैल्यूएशन होगा 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वैल्यूएशन होगा 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि घर के साथ क्या एम्प्लॉय को फर्नीचर भी मिला है। तो अगर फर्नीचर भी मिला है चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अदर हो, तो यहाँ पे इसलिए पूरे में एरो बना है कि पूरे में एरो फर्नीचर बना है तो वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा। अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है देन इट इज हायर चार्जेस पेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट। नोट क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी आ गई ₹1,00,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर फिर आपको RFA मिला, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो नेक्स्ट ईयर का जो आपके हाथ में वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा वो जो पिछले साल का वैल्यूएशन था जो कि 1,00,000 डिवाइडेड बाय पिछले साल का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनटू इस साल का CII, मतलब कि पिछले साल के RFA को हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके इस साल की वैल्यू निकालेंगे और इस साल एम्प्लॉय के हाथ में उससे ज्यादा टैक्सेबल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैलरी। ऊपर जब हम लेते हैं अदर एम्प्लॉयज का तो उसमें लिखा रहता है कि 5%, 10% या 7.5% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है, तो सैलरी का मतलब है सैलरी इंक्लूड, सैलरी एक्सक्लूड्स। सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, प्लस क्या है आपका बोनस, प्लस है आपका क्या अदर अलाउंसेस, प्लस आपका है कमीशन प्लस फीस, और आपका है अदर मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, प्लस आपका क्या है अदर मॉनेटरी बेनिफिट। उसके बाद सैलरी क्या करते हैं, एक्सक्लूड, कि कुछ कुछ चीजें सैलरी में नहीं आएगी। तो पहला क्या नहीं आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं आएगा। दूसरा, परक्यूजिट्स का वैल्यूएशन सैलरी में यहां पर नहीं आएगा। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में या इंटरेस्ट उसका जो आपको मिल रहा है वो उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है वो दोनों जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो लमसम पेमेंट जो आपको रिटायरमेंट में मिल रहा है वो परक्यूजिट, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोलता है ना सर कि ये 5%, 7.5% या 10% ऑफ सैलरी, तो ये जो है आपका वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अब कब लोगे, मतलब कब 5 लोगे, कब 7.5 लोगे, कब 10 लोगे। तो ये पॉपुलेशन के बेस के हिसाब से चलता है। तो मैम पॉपुलेशन का नोट दिया है पॉइंट नंबर 3 में। बोलता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो रेट कितना लोगे, 5%। अगर 15 लाख से ज्यादा है, 40 लाख तक है तो 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो 10%। ठीक है, वापस से पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5%, 15 लाख से ज्यादा है, 40 लाख तक है तो 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा है तो कितना होगा, 10%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्या, RFA, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, तो यहां पे अपन बात करेंगे कि अगर कोई RFA प्रोवाइडेड ऑफ टेम्पररी नेचर, ठीक है, कि अगर RFA जो है वो टेम्पररी नेचर का RFA अगर आपको मिल रहा है
या फिर कोई रिमोट एरिया में अगर मिल रहा है तो फिर वो क्या है, आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। अब टेम्पररी नेचर का मतलब क्या होता है या रिमोट एरिया का मतलब क्या होता है? तो टेम्पररी नेचर का मतलब होता है एन एरिया हैविंग प्लिंथ एरिया नॉट एक्सीडिंग 1000 स्क्वायर फीट, कि जो आपका प्लेन एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा उस जगह पे नहीं है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट तक ही मैक्सिमम प्लेन एरिया है, ठीक है। लोकेटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, कि जो 8 किलोमीटर अवे लोकेटेड है तो वो क्या है, आपका टेम्पररी नेचर का है, ठीक है। उसके बाद रिमोट एरिया की अगर अपन बात करें तो जो 30 किलोमीटर अवे है लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी से और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर, ठीक है, तो वो आपका क्या है, रिमोट एरिया। तो अगर आपको टेम्पररी नेचर का रिमोट एरिया का अगर आपको आरएफए मिल जाता है वहां पर तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या कि अगर आपको 2 घर मिल गए ट्रांसफर की वजह से, जैसे कि आपको पहले आपकी जॉब थी रायपुर में तो वहां पे आपको आरएफए मिला था, फिर आपकी जॉब जो है वो शिफ्ट होके हो गई मुंबई, ठीक है, तो मुंबई में अभी आप शिफ्ट हो, आपकी फैमिली नहीं हुई है, तो मुंबई में भी आपको एक घर मिल चुका है, आपको दोनों जगह घर मिल गया, तो क्या एम्प्लॉय के हाथ में दोनों का वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा? क्वेश्चन ये है। तो सर प्रोविजन बोलता है कि अप टू फर्स्ट 90 डेज, की फर्स्ट 90 डेज तक दोनों घर में से जिसकी वैल्यू कम है वो टैक्सेबल होगी, और आफ्टर 90 डेज जो है वो दोनों घर का वैल्यूएशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेसिकली लॉ के दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई 90 दिन दे दो, इसको 90 दिन दे दो घर खाली करने के लिए, उसके बाद अगर ऐसा है तो फिर फैसिलिटी हो गई उसके लिए 90 दिन से ज्यादा, तो इसलिए हम दोनों घर का वैल्यूएशन टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, कि आपको होटल में रुकने की फैसिलिटी मिली है, ठीक है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा 24% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब सेम जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आरएफए के केस में, ठीक है, तो 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड व्हिचएवर इज लोअर, बट लेकिन 15 दिन तक की ट्रांसफर फैसिलिटी, मतलब कि 15 डेज तक अगर आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, और आपको होटल फैसिलिटी मिली अप टू 15 डेज की, ट्रांसफर के केस में 15 दिन आप होटल में रह रहे हो, उसके बाद फिर आपका आरएफए अरेंज कर देंगे, तो 15 दिन तक की होटल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर के केस में एग्जेम्प्ट है। अगर आप किसी वर्क एरिया के लिए, वर्क पर्पस के लिए कहीं जा रहे हो, वो ट्रांसफर नहीं हुआ है आपका, तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल या तो आपको आरएफए मिल गया, मतलब फ्री में घर मिल गया, या तो आपको होटल फैसिलिटी मिल गई, होटल फैसिलिटी कैसे भी मिल गई, लेकिन एम्प्लॉयर आपका उससे कुछ नॉमिनल अमाउंट रिकवर करता है, कुछ नॉमिनल अमाउंट पैसा वापस लेता है, तो वो जो पैसा है वो अपन माइनस कर देंगे जितने हमारी टोटल वैल्यूएशन, जो हमारी वैल्यूएशन आई है उसमें से जितना हमने पे किया एम्प्लॉयर को वो माइनस हो जाएगा, और बैलेंस जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो एम्प्लॉय है वो क्या बोलते हैं, उसका वैल्यूएशन आता है आरएफए का 1 लाख, और एम्प्लॉयर उससे लेता है 20,000 रुपए, क्या बोलते हैं, रेंट घर का तौर पे, ठीक है, तो 1 लाख माइनस 20,000 जो घर का रेंट एम्प्लॉयर रिकवर कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, 80,000 रुपए जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड मिला है पैसा, गाड़ी, बंगला, वह तो यहाँ पे मिली क्या, गाड़ी, ठीक है। तो अगर मोटर कार फैसिलिटी, मतलब कि अगर कार मिली है, ठीक है, मोटर कार मिली है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑफिस पर्पस के लिए मिली है या फिर पर्सनल पर्पस के लिए मिली है। अगर फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए मिली है तो एम्प्लॉय का ऐसे भी उसमें कोई फायदा नहीं है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में आएगा, एम्प्लॉयर के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, प्लस एम्प्लॉयर को जो थोड़ी लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, मतलब पूरी डिटेल रखनी पड़ेगी कि कितना जो है वो जर्नी एम्प्लॉय की हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पर्सनल यूज, तो इसमें एम्प्लॉय का फायदा है कि पर्सनल पर्पस के लिए एम्प्लॉय को कार मिल रही है, तो आपको चेक करना है वेदर द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और द कार इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन आपके हाथ में टैक्सेबल होगा 10% ऑफ कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। इफ द कार इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर देन इट इज हायर चार्जेस प्लस अदर एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, बोथ पर्पस की,
कि आपको ऑफिस प्लस पर्सनल दोनों पर्पस के लिए जो वो कार मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है वेदर द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय और द वेदर द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कार जो है वो एम्प्लॉय की है या कार जो है वो एम्प्लॉयर की है। तो पहला केस में लूंगी जब कार किसकी है बेटा, एम्प्लॉय की है, ठीक है। तो उसके बाद मैं देखूंगी रिपेयर और मेंटेनेंस का जो चार्जेस है वो कौन पे कर रहा है। तो रिपेयर मेंटेनेंस की जो चार्जेस है वो एम्प्लॉय ने पे किए या फिर एम्प्लॉयर ने पे किए। अगर एम्प्लॉय ने पे किए देन इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर ने पे किए तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल्स टू रिपेयर और मेंटेनेंस के जो भी चार्जेस हैं माइनस 1800 रुपए या 2400 रुपए पर मंथ, कि 1800 या 2400 रुपए पर मंथ जो है वो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 1800 कब मिलेगी, अगर कार की इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी तक है तो 1800 रुपए मिलेगा, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो फिर आपको मिलेगा 2400 रुपए पर मंथ, और बैलेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आपस समझना, पहली कंडीशन क्या है, कार किसकी है बेटा, एम्प्लॉय की, और रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो कौन कर रहा है, पहले केस में एम्प्लॉय कर रहा है, दूसरे केस में एम्प्लॉयर कर रहा है। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर कार एम्प्लॉय की प्लस रिपेयर मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय ही कर दे तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से फायदा क्या मिल रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एम्प्लॉय के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। अब कार तो एम्प्लॉय की है तो कार का कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस का फायदा जो है वो मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो रिपेयर और मेंटेनेंस तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए ना, तो इसीलिए टैक्सेबल कर रहे हैं। तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है उतना आप ले लोगे, माइनस फिक्स्ड एग्जेम्पशन है 1800 रुपए पर मंथ या 2400 रुपए पर मंथ, उसको माइनस कर देंगे तो बैलेंस जो है वो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कार जो है वो किसकी है सर, एम्प्लॉयर की है। रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा जो है पहले केस में कर रहा है एम्प्लॉय और दूसरे केस में कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो कार का बेनिफिट तो एम्प्लॉयर को मिल रहा है, ठीक है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा जब एम्प्लॉय कर रहा है तो सिर्फ कार की वैल्यू टैक्सेबल होनी चाहिए एम्प्लॉय के हाथ में। तो यहां पर दिया हुआ है क्या, फिक्स्ड वैल्यूएशन, और फिक्स्ड वैल्यूएशन क्या बोलता है कि टीए मतलब टैक्सेबल अमाउंट, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 600 रुपीज और 900 रुपीज पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द इंजन कैपेसिटी ऑफ द कार। तो यहां पर ये है 1600 सीसी और ये भी है 1600 सीसी, ठीक है। अब ये वाला केस है कार एम्प्लॉयर की है और रिपेयर मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 1800 रुपए पर मंथ या 2400 रुपए पर मंथ, 1800 रुपए पर मंथ या 2400 रुपए पर मंथ, ठीक है, विच एवर इज नहीं जो भी इस इंजन कैपेसिटी के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक्चुअल खर्चे को नहीं देखना है, एक्चुअल खर्चा एम्प्लॉयर कितना भी करे, आपको टैक्सेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं जो फिक्स्ड टैक्सेबिलिटी है वही आएगी। अब अगर कार के साथ एम्प्लॉयर आपको ड्राइवर भी दे रहा है तो आपको ड्राइवर के लिए 900 रुपए पर मंथ का वैल्यूएशन ऐड करना है एम्प्लॉय के केस में, ठीक है। अगर कार के साथ ड्राइवर भी मिल रहा है तो 900 रुपए पर मंथ जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अपन नोट की। नोट जो है वो क्या बोलता है, रिपेयर और मेंटेनेंस जो है, R&M का मतलब है रिपेयर मेंटेनेंस। फिर दूसरा, अगर आपको कैब फैसिलिटी मिलती है ऑफिस से, कैब फैसिलिटी मतलब क्या है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए अगर आपको कैब मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और एक ये थर्ड पॉइंट ये बात करता है कि अगर आप बहुत फेवरेट एम्प्लॉय हो एम्प्लॉयर के, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर आपको एक से ज्यादा कार दे दे। तो केस ऐसा है कि अगर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार मिलती है तो, और वो दोनों जितनी भी कार है वो सब मिलती है किसके लिए, बोथ पर्पस के लिए। तो अगर आपको एक से ज्यादा कार मिल रही बोथ पर्पस के लिए तो सिर्फ एक कार का वैल्यूएशन नहीं बोथ पर्पस में जाएगा, और बैलेंस कार का वैल्यूएशन जो है वो फुल्ली पर्सनल पर्पस में जाएगा। तो बैलेंस कार का वैल्यूएशन टैक्सेबल होगा फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉय को मिल रही है, तो या तो एम्प्लॉय को के लिए मिल रही है या तो उसके फैमिली मेंबर्स के लिए मिल रही है, ठीक है। अब मेडिकल फैसिलिटी में दो केस हो सकता है सर, कि ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है या ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया के बाहर हो रहा है।
अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है तो उस केस में, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है तो उस केस में, अगर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है या एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में हो रहा है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हो रहा है, अब अगर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में हो रहा है तो उस केस में क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है तो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, कि अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो आपको देखना है कि बेनिफिट क्या बोलते हैं, किस किस चीज का जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। तो पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से वो जा रहा है फ्लाइट में तो बेनिफिट किसका, ट्रैवल का मिलेगा। फिर वहां जाके वो कराएगा क्या, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद वो साथ में रुकेगा भी तो होटल का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज स्टे का बेनिफिट मिलेगा। तो पहले जाने का ट्रैवल, फिर ट्रीटमेंट और फिर स्टे, तो ट्रैवल, ट्रीटमेंट और स्टे, ठीक है। तो उसमें एग्जेम्पशन कितनी है, तो बात करेंगे सबसे पहले किसकी, ट्रैवल की। तो ट्रैवल के केस में एग्जेम्पशन मिलेगी, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अगर जीटीआई जो है वो एम्प्लॉय का कब तक है, अप टू 2 लाख तक। एक बार बताओ, जो आदमी साल का 2 लाख रुपए कमाता है, एम्प्लॉयर उसको ले जाएगा फॉरेन ट्रीटमेंट के लिए? लाइक स्ट्रेंज, पता नहीं क्या लिखने चाह रहे हैं ये लोग, बट लिमिट बहुत पुरानी है। पर आपको यही देखना है कि जीटीआई अगर उसकी 2 लाख तक है साल भर में तो उसका ट्रैवल जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल। अब ट्रीटमेंट की बात करें या स्टे की बात करें तो जितना आरबीआई अलाउ करती है उतना एग्जेम्प्ट है और उससे ऊपर का क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। तो यहाँ पर क्या, एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई, कि आरबीआई जितना अलाउ कर रही है उतना एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोला है ना जीटीआई, तो जीटीआई का मतलब क्या है, तो जीटीआई का मतलब है बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और स्टे, जो टैक्सेबल पोर्शन आपको वो लेना है, प्लस अदर इनकम जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेना है। तो जब जीटीआई 2 लाख की चेक करोगे तो उस केस में जो ट्रीटमेंट और स्टे, मतलब ये वाला पोर्शन आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट और स्टे जो टैक्सेबल पोर्शन है वो ऐड करोगे और अदर इनकम गिवन इन क्वेश्चन को ऐड कर दोगे। उसके बाद एग्जेम्पशन और ट्रैवल, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जा रहा है, उसके साथ क्या बोलते हैं, उसका पूरा परिवार जा रहा है, तो क्या पूरे परिवार की एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं, सिर्फ एक पेशेंट और एक अटेंडेंट की एग्जेम्पशन मिलेगी, बाकी सब टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है तो उस केस में वो क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉय के हैंड में, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पॉइंट जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है काफी बार, ठीक है। अब फैमिली की किस किस लोगों के लिए एम्प्लॉयर जो है वो फैसिलिटी दे सकता है, तो फैमिली का मतलब है स्पाउस प्लस चिल्ड्रन हमेशा, और पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो वो फैमिली के डेफिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली में आपका आएगा मेडिकल फैसिलिटी टू असेस एंड फैमिली मेंबर्स, ट्रीटमेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अगर ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज इट्स फुल्ली टैक्सेबल, प्राइवेट हॉस्पिटल में फुल्ली टैक्सेबल है। अब ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, तो बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, ट्रीटमेंट और स्टे, तो अगर आपको ट्रैवल का बेनिफिट जो है फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपकी जीटीआई साल भर में 2 लाख तक है। बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे, तो ये जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई, कि आरबीआई जितना लिमिट प्रिस्क्राइब करेगी उतना एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है, ठीक है। और अगर आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस है जो कि रिम्बर्स हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल से, आपको अज्यूम करना है, क्वेश्चन में लिखा रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, अज्यूमिंग दैट इज फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। और फैमिली का मतलब है स्पाउस प्लस चिल्ड्रन हमेशा होंगे, बस ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स जो अगर डिपेंडेंट होंगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, लोन बाय एम्प्लॉयर की। तो लोन के केस में जो इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा जितना उसको बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट का। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर डिफरेंशियल अमाउंट है तो आपको एसबीआई रेट से कंपेयर करेंगे और जितना बेनिफिट मिलने वाला है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपका साल भर का लोन मिला के आपने मल्टीपल लोन लिए और 20,000 तक ही है साल भर का लोन तो कोई इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर आपने लोन जो वो स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लिया है तो उस केस में भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। स्पेसिफाइड डिसीज में आपको कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल केस में 20,000 की लिमिट है, स्पेसिफाइड डिसीज के केस में आपको फुल्ली एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर की। तो कैश गिफ्ट है तो फुल्ली टैक्सेबल है, और काइंड में है तो जिस गिफ्ट की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 5,000 तक है वो एग्जेम्प्ट है, 5,000 से ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। मतलब 6,000 का गिफ्ट मिल रहा है तो आपको 6,000 रुपए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इंक्लूड गिफ्ट वाउचर, मतलब अगर इंप्लॉय को
10,000 का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। रीजन बीइंग कि वाउचर के बदले आपको गुड्स से मिलेंगे, कैश नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो वो काइंड के अंदर ही आएगा। अब बात करते हैं किसकी, ईसॉप की। ईसॉप का मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक एक्शन प्लान, कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रही है फ्री में, तो जितना डिस्काउंट में दे रही है, जितना सस्ते में दे रही है, वो उतना टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में। तो यहाँ पर लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। फेयर मार्केट वैल्यू आपको कौन से डेट की लेनी है, जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है उस दिन की, नॉट जिस दिन ऑप्शन ग्रांट हुआ या शेयर मिले, नहीं, जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है उस डेट की आपको लेनी है, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कैसे करोगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या रूल, क्या बोलते हैं यहाँ पर सर, कि अगर आपका जो शेयर है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उस केस में आपको देखना है कि वो लिस्टेड है एक स्टॉक एक्सचेंज में, एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में। अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो हाई, जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग है, आपको वो वाला लेना है, ठीक है। अब दोनों जो है वो आगे आके यही होते हैं, और उसके बाद बोलता है कि जो शेयर्स है उसमें उस दिन पे ट्रेडिंग हुई है कि नहीं, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है उस दिन शेयर ट्रेड हुआ है कि नहीं, या तो फिर ट्रेड नहीं हुआ है। अगर ट्रेड हुआ है तो वैल्यू लोगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर ट्रेड नहीं हुआ है तो उस केस में आप जिस दिन में ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का क्या ले लोगे, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अगर ट्रेड हुआ है तो आप लोगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और अगर ट्रेड नहीं हुआ है उस दिन तो जिस दिन में ट्रेड हुआ है उस दिन का क्या ले लोगे, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये बात चल रही किसकी सर, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर एम्प्लॉय को मिल जाता है तो उस केस में आपको क्या लेना है, मर्चेंट बैंकर जो कि रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, वो जो वैल्यू देगा शेयर्स की वो आपको ले लेनी है, ठीक है। अगर आपके इक्विटी शेयर के अलावा कोई और शेयर्स हैं तो आपको मर्चेंट बैंकर की वैल्यू लेनी है ऑन दी स्पेसिफाइड डेट, जो डेट स्पेसिफाई की जाएगी उस दिन की वैल्यू लेनी है। अब स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया एसएससी ने, या फिर उससे 6 महीने के पहले, अगर उस एक्सरसाइज करने से 6 महीने तक पहले तक आपने अगर अभी वैल्यूएशन करवाया है, क्योंकि जब शेयर्स लिस्टेड नहीं होते तो हमारे पास ना वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं होता है। अब वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है तो फिर हम पहले 6 महीने में भी तो उसको रिसेंट वैल्यूएशन, तो 6 महीने तक का अगर कोई वैल्यू है तो वो अपन ले लेंगे, तो उसको भी अपना स्पेसिफाइड डेट में ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप क्या बोलते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग भी लोगे तो उसमें भी एक बाय प्राइस होता है, एक सेल प्राइस होता है, तो आपको हमेशा कौन सी प्राइस लेनी, सेल प्राइस जो है वो लेनी है, ठीक है। तो इसको कर लेना बेटा गोला, ठीक है, कि हमेशा आपको कौन सी प्राइस लेनी है, सेल प्राइस लेनी है। तो ये बात किसकी हो गई, ईसॉप की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें, एजुकेशन फैसिलिटी में। एजुकेशन फैसिलिटी क्या बोलता है, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, चिल्ड्रन के लिए या फिर रिलेटिव के लिए, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है, कि अगर एम्प्लॉयज को दे रहे तो फायदा किसको हो रहा है, एम्प्लॉयर को हो रहा है, इसलिए क्या है फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है तो चिल्ड्रन के केस में टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉय के हाथ में जो बेनिफिट है, अगर एम्प्लॉय के हाथ में जो बेनिफिट है वो अप टू 1000 पर मंथ तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब जो फीस ऑफ द मार्केट और एक्चुअल फीस पेड दोनों का डिफरेंस अगर 1000 पर मंथ तक है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अदरवाइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। और ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, एम्प्लॉयर का स्कूल है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रिलेटिव को पढ़ा रहा है तो उस केस में फुल्ली टैक्सेबल। तो एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, चिल्ड्रन के केस में पार्शली टैक्सेबल और रिलेटिव में फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है हमारा LTC, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब होता है कि आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, और घूमने आप इंडिया के अंदर जा रहे हो तो एग्जेम्पशन मिलेगी, इंडिया के बाहर एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल बाय अदर मोड कर रहे हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय एयर तो आपका एग्जेम्पशन मिलेगा एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमी क्लास फेयर व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमी क्लास फेयर व्हिचएवर इज लोअर। ट्रैवल बाय अदर मोड, अगर आपका ट्रैवल बाय अदर मोड है तो उस केस में आपको चेक करना है रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल और रेलवे नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आएगी एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी फेयर व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको देखना है कि बस फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर रिकॉग्नाइज बस फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप कंपेयर करोगे एक्चुअल और डीलक्स क्लास बस फेयर व्हिचएवर इज लोअर।
अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो एक्चुअल और फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस। तो लास्ट वाले में क्या लेते हैं सर कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को जाना है रायपुर से लेके धमतरी, ठीक है। अब रायपुर से लेके धमतरी तक कोई भी क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ना कोई बस चलती है, ना कोई ट्रेन चलती है, ना कोई फ्लाइट चलती, कुछ नहीं चलता। तो अब मैं रायपुर से धमतरी जा रही हूँ, तो अगर रायपुर से धमतरी फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर है, तो अगर मैं रायपुर से 100 किलोमीटर कहीं और ट्रैवल करूंगी तो कितना खर्चा आएगा, उतना ही जो है मैं ले लूंगी फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस, वो मैं ले लूंगी, ठीक है। तो वापस से बात करेंगे क्या, लीव ट्रैवल कंसेशन के एम्प्लॉय जो है वो घूमने जाने के लिए उसको फैसिलिटी मिल रही है। तो ट्रैवल बाय एयर है तो एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमी क्लास फेयर विच एवर इज लोअर। ट्रैवल बाय अदर मोड तो रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो उस केस में होगा एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट क्लास एसी फेयर विच एवर इज लोअर। अगर रेलवे अवेलेबल नहीं है तो आपको चेक करना है क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उस केस में एक्चुअल एक्सपेंस और डीलक्स क्लास बस फेयर विच एवर इज लोअर। और अगर अवेलेबल नहीं है तो एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट क्लास रेलवे मतलब जो भी सिमिलर डिस्टेंस है विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब बात करेंगे किसमें, हाँ इसमें एक पॉइंट है जो ये बात करता है कि अगर आपके बच्चे 1998 के पहले पैदा हुए हैं, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं पूरे बच्चों की जो एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके बच्चे 1/4/1998 के या उस दिन या उसके बाद पैदा हुए हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको 1/4/1998 के बाद आपका फर्स्ट बर्थ में क्या बोलते हैं एक फर्स्ट बर्थ में आपका एक ही चाइल्ड है, बट सेकेंड बर्थ में अगर आपके मल्टीपल चाइल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको मल्टीपल चाइल्ड की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल केस 1 कि आपका बर्थ 1 एक चाइल्ड, बर्थ 2 2 चाइल्ड, तो सेकेंड टाइम में आपको थोड़ी पता था, आप तो एक ही बच्चे पैदा करना चाहते थे, तो आप एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आपका इंटेंशन नहीं है, इसलिए आपको एग्जेम्पशन जो है वो पूरा मिल जाएगा। लेकिन केस नंबर 2 बात करता है कि पहले में आपके ऑलरेडी ट्विंस हो चुके हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी है, उसके बाद भी आप तीसरा बच्चा पैदा कर रहे हो तो आपका 2 से ज्यादा का इंटेंशन है, तो इसलिए आपको 2 चाइल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मूवेबल एसेट, ठीक है। मूवेबल एसेट के केस में यहाँ पर है यूज ऑफ मूवेबल एसेट और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ठीक है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो एसेट यूज कर रहा है, तो कंप्यूटर लैपटॉप तो ऐसे भी पूरे काम के लिए यूज होता है, तो इसलिए उसका वैल्यूएशन क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन बात करते हैं किसकी, अदर एसेट की। तो अदर एसेट के केस में आपको देखना है कि एसेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वैल्यूएशन होगा 10% ऑफ कॉस्ट, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा हायर चार्जेस पेड विच इज वेरी सिंपल एंड कंप्लीट अगेन एंड अगेन रिपीटेड, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ मोटर मूवेबल एसेट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, मूवेबल एसेट, और टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू WDV माइनस व्हाट, कंसीडरेशन, ठीक है। कि WDV माइनस कंसीडरेशन जो है वो आप यहाँ पर ले लोगे। लेकिन ये जो WDV है वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा, तो वो कैसे होगा, कंप्यूटर का 50% WDV, कार का 20% WDV और अदर एसेट का आपका हो जाएगा 10% SLM। कंप्यूट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो आप हर कंप्लीटेड ईयर के लिए निकालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 साल 4 महीने 20 दिन एसेट यूज किया तो सिर्फ 4 साल का ही डेप्रिसिएशन लगाओगे, 4 साल 2 महीना तो भी 4 साल, तो जितने साल कंप्लीटेड है बस उतने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर आपकी WDV जो है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो और आपको एयरलाइंस और रेलवे में अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही फुल्ली एग्जाम, अदर एम्प्लॉइज को मिल रही फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अगर आपको ऑफिस में लंच मिल रहा है तो 50 रुपीज पर मील तक क्या बोलते हैं एग्जेम्प्ट है, उसके बैलेंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। और अगर लंच जो है वो ऑफिस प्रेमाइसेस में होगा तो ये एग्जेम्पशन मिलेगी थ्रू पेड वाउचर, ठीक है। और टी कॉफी का जो है वो एग्जेम्पशन है, उसको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। और अगर लंच आपको रिमोट एरिया में मिल रहा है, कोई गांव में दूर दराज में मिल रहा है, तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो दैट इज व्हाट योर लंच फैसिलिटी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है क्या, अपने परक्यूजिट सर, कि आपको कितना परक्यूजिट मतलब कितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है वो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर दी, ठीक है। 2 पेज में हम लोगों ने परक्यूजिट कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, रिटायरमेंट बेनिफिट की,
कि अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, मतलब लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है, तो क्या होगा। तो अगर आपको सर्विस के टाइम मिल रहा है तो वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। एग्जेम्पशन आपको कब मिलती है, जब आपको रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन में पैसा मिल रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट के केस पे बहुत मतलब ही इज लाइक सरकारी दमाद, ठीक है, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं है, बाकी परक्यूजिट अलाउंसेस टैक्सेबल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को केस में क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको चेक करना पड़ेगा, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। अगर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा एग्जेम्प्ट अमाउंट, ठीक है। एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट आप देख रहे हो क्या, 15/26 इनटू सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ अलाउड, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और थर्ड क्या है आपका मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पर 15/26 इंटू ये आपका 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ अलाउड। राउंड ऑफ अलाउड मतलब कि अगर आपका 6 मंथ या उससे ऊपर है तो आप राउंड ऑफ कर दोगे, अदरवाइज राउंड ऑफ नहीं करोगे ईयर्स को, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो वहां पर आपको देखना, वहां पर आपका ये वाला बस पॉइंट जो है वो बदलेगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा। तो क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, राउंड ऑफ नॉट अलाउड। तो यहाँ पर नॉट अलाउड होता है और यहाँ पर अलाउड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये फर्स्ट वाले पॉइंट जो है वो अलग है, बाकी सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम ₹20 लाख, ठीक है। अब सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होता है और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ का मतलब क्या होता है। तो सैलरी पर मंथ का मतलब होता है लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ, लेटेस्ट डीए बोथ, ठीक है। और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ का मतलब होता है, पहली बात तो उसको आपको इसमें रिटायरमेंट का मंथ इंक्लूड नहीं करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, रिटायरमेंट का मंथ आप नहीं लोगे 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए। और एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ये जो भी है, एवरेज डीए ऑफ लास्ट 10 मंथ्स और एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, इन दोनों को ऐड कर दोगे यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राउंड ऑफ अलाउड नॉट अलाउड का एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रैक्शन सॉरी मोर देन 6 मंथ्स है तो राउंड ऑफ होगा, और अप टू 6 मंथ्स तक तो राउंड ऑफ नहीं होगा, ठीक है, यह ध्यान रखना। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी सर, पेंशन की। तो पेंशन में 2 टाइप की पेंशन होती है, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन और दूसरी होती है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है, मंथली पेंशन जो आपको मंथली मिल रही है। तो कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मंथली मिल रहा है तो क्या वो एग्जेम्प्ट होता है, नहीं। मंथली रिटायरमेंट बेनिफिट कभी एग्जाम नहीं होता है, जो लमसम मिलता है उसी में एग्जाम्पशन मिलती है। तो मंथली वाला जो है अनकम्यूटेड वाला वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। जब बात करते हैं लमसम पेंशन की, मतलब कि जो कम्यूटेड पेंशन है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी दिमाग विच इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर अपन बात करें उस केस में ग्रेच्युटी ऑल्सो रिसीव और ग्रेच्युटी नॉट रिसीव, ठीक है। अब ग्रेच्युटी ऑल्सो रिसीव और ग्रेच्युटी नॉट रिसीव, एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू फुल पेंशन इंटू 1/3 और एग्जेम्पशन इज इक्वल्स टू फुल पेंशन इंटू 1/2। तो यहाँ पर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो एग्जेम्पशन मिलेगी फुल पेंशन इंटू 1/3, ठीक है। फुल पेंशन का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि जो कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड, ठीक है। और अगर ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड है तो उस केस में फुल पेंशन इंटू 1/2 का एग्जेम्पशन, मतलब ग्रेच्युटी नहीं मिला है तो फायदा ज्यादा मिलेगा एग्जेम्पशन का, ग्रेच्युटी मिल गया है तो एग्जेम्पशन का फायदा कम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की, ठीक है, कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है वो क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, वीआरएस, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर क्या है कि इफ रिसीव्ड अप टू लिमिट, कि अगर आपको इस लिमिट तक रिसीव हुआ है तो एग्जेम्पशन अवेलेबल है, अगर नो तो फिर है फुल्ली टैक्सेबल। मतलब इसके अंदर विच एवर इज लोअर तक रिसीव हुआ तो इट इज एग्जेम्पशन अवेलेबल, अदरवाइज व्हाट इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि
लिमिट क्या है, सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 5 लाख विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये जो विच एवर इज लोअर के अंदर की लिमिट है वहां तक रिसीव हुआ है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर बात करते हैं किसकी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। तो जो आपका वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन है कंप्लीटली ऑपोजिट है। वीआरएस कब मिलता है, जब आप वॉलंटरली छोड़ के जाते हो, ठीक है, और रिट्रेंचमेंट मतलब कि जब कंपनी खुद निकालती तो भी उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, किसको, एम्प्लॉइज को। ठीक है, अब कॉम्पनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कितना डिसाइड हुआ, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, अब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ में आपको लेना है बेसिक प्लस डी एंड टफ प्लस टर्नओवर कमीशन, और यहाँ पर क्या राउंड ऑफ अलाउड है, अगर 6 मंथ से ऊपर होगा तो राउंड ऑफ अलाउड है। ठीक है, 5 लाख रुपीज मैक्सिमम और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या, लीव सैलरी, कि अगर आपको जितने भी आपने पूरे अपने जीवन भर में जितने आपको छुट्टियां मिलनी थी आपने नहीं ली, उसमें भी काम किया, तो वो जो लीव एक्यूमुलेट होकर उसका पैसा मिल जाता है। यूजुअली होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको पूरा रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है लगभग। ठीक है, प्राइवेट में भी हो सकता है अगर आपने कहीं बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के टाइम में मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में मिल रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कुछ एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन बात करती है, बोलती है ये कि लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इनटू लीव क्रेडिट 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एक्चुअल अमाउंट और 25 लाख विच एवर इज लोअर। तो लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एक्चुअल अमाउंट और मैक्सिमम 25 लाख विच एवर इज लोअर। तो दो चीजें आपको सीखनी है, एक यहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है लीव क्रेडिट का, दूसरा लिखा है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स का। तो दोनों जो है वो नीचे दिया गया है, तो नीचे दिया गया है वो बोलता है कि एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स में आपको लेना है बेसिक प्लस डी एन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, और लीव क्रेडिट में आपको लेना है लीव एंटाइटल्ड माइनस लीव अवेल्ड। तो जितनी लीव आपकी अनयूटिलाइज लीव है उसको आपको लेना है, बट किस में लेना है बेटा, मंथ में कैलकुलेट करना है। और लीव एंटाइटल्ड आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 30 डेज इन अ ईयर। भले आपकी कंपनी 1.5 महीना 2 महीना देती हो, बट यहाँ पर आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 30 डेज इन अ ईयर, मतलब दैट इज 1 मंथ मैक्सिमम आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का फंड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगी, एग्जेम्पशन ज्यादा होगी। दूसरा क्या है, आरपीएफ, दैट इज योर अदर एम्प्लॉइज का फंड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और तीसरा है यूआरपीएफ, जो कि सरकार रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका फंड। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। एक सेकेंड रुकना। हाँ, अब अपन बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। तो जो कोई भी फंड होता है उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर आपको मिलता है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एसपीएफ का क्या है, एग्जेम्प्ट है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऐसे भी इनकम नहीं होती, क्योंकि एम्प्लॉय अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसकी इनकम कैसे हुई, वो तो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर उसको रिडक्शन मिल जाएगी, कहाँ पर, 80C के अंदर। अब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो अगर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो आपको यहाँ पर देखना है टैक्सेबल आफ्टर 1/4/2021 कि 1/4/2021 के बाद अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है और कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और 5 लाख अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो 2.5 लाख की लिमिट कितनी हो जाएगी, 5 लाख की, तो ही टैक्सेबल होगा। कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, मतलब 2.5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के केस में। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, एसपीएफ। वापस से जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है।
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की रिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जो 2.5 लाख या 5 लाख से ऊपर है वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आरपीएफ, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर आपके पास दो है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपको डिडक्शन मिलेगी कहाँ पर, 80C में, ठीक है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। तो 12% ऑफ सैलरी तक ये क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। प्लस एक कंडीशन और है, मतलब अगर आप इसमें फंस गए तो आप इसमें भी टैक्सेबल होगे, अगर आप इसमें फंसे तो आप इसमें भी टैक्सेबल होगे। तो यहाँ पर क्या है, डुअल टैक्सेबिलिटी है, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर आप आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एएसएफ, अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड और एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, तीनों का मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपका 7.5 लाख रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर क्या है, टैक्सेबल है। तो ऊपर में बोलते हैं 12% ऑफ सैलरी तक कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, और तीनों का मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक जो है वो क्या है बेटा, 7.5 लाख तक अप टू 7.5 लाख इज एग्जेम्प्ट, और उसके ऊपर क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो पहले जैसा है वैसा ही सेम है, एक कंडीशन ऐड हुई है कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर क्या है, टैक्सेबल है। प्लस 2.5 लाख तक का एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और 5 लाख जो एक्सटेंडेड लिमिट है, तो उससे ऊपर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। यहाँ पर जो लिमिट है वो यहाँ पर बोलते हैं 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, तो पहली कंडीशन अगर पास हो गई तो ठीक है, 9.5 से ऊपर टैक्सेबल है। प्लस तो दोनों में यहाँ पे भी डुअल टैक्सेबिलिटी, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 7.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो भी क्या है, टैक्सेबल है। तो ये जो आप कैसे निकालोगे, रूल 9D के हिसाब से निकालोगे, ये निकालोगे रूल 17 सेक्शन 17(2)(7)A के हिसाब से निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में जो पैसा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोई भी कंडीशन। पहला क्या है कि आपकी सर्विस जो है वो 5 साल उससे ज्यादा है, इंक्लूडिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर, मतलब सबका मिला के 5 साल से ज्यादा आपने सर्विस प्रोवाइड किया, और आप या तो आप रिटायर हो ड्यू टू इल हेल्थ और शट डाउन ऑफ बिजनेस की वजह से आप रिटायर हो रहे हो, या तो आपका जो बैलेंस आरपीएफ था वो न्यू आरपीएफ से ट्रांसफर करके एनपीएस में हम बैलेंस ट्रांसफर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो या तो पुराने एम्प्लॉयर का नए एम्प्लॉयर में ट्रांसफर हो रहा है, बैलेंस आरपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर हो रहा है, तो भी उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात करें किसकी, आरपीएफ की। अपन बात करेंगे किसकी, यूआरपीएफ की। तो यूआरपीएफ जो है उसमें क्या बोलता है कि ये जो फंड है इसमें होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन के टाइम पे वो टैक्सेबल नहीं होता है। उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है ना वो भी टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। और एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उस पर रिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट का टैक्सेबल नहीं होगा और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो जब जॉब चल रही है उस टाइम पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे जो है ये कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन मिल जाएगी 80C में लमसम, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसके इंटरेस्ट ये दोनों जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सुपरएन्युएशन फंड की, ठीक है। सुपरएन्युएशन फंड जो है वो भी दो टाइप का होता है, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड। अनअप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड जो है सेम किसके जैसे, यूआरपीएफ के जैसे है, ठीक है, जैसे ऊपर बिहेव करता है वो। अप्रूव्ड में अगर देखोगे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो सेम वो वाली लिमिट है, 7.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है। 7.5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जेम्प्ट है, और सॉरी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है 80C में। रिटायरमेंट में जो लमसम पैसा मिलेगा वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ये जो रिडक्शन है जो बच गई है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन है वो सिर्फ किसको मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। कितना मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर।
ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,000, 20% बीच में चल रहा है। फिर बात करेंगे किसी प्रोफेशनल टैक्स की, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, तो ऐड करना है, ऐड टू ग्रॉस सैलरी और डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 16, और एम्प्लॉय अगर खुद पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिट थोड़ी ना हुआ, तो सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 16, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीट होता है, लगभग क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में ये वाले जो परक्यूजिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल होते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज को टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है, तो जनरली सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। पहला क्या बात करते हैं सर कि कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है किसी कंपनी का, मतलब डायरेक्टर हो आप किसी कंपनी के, या तो आपका किसी कंपनी में 20% से ज्यादा का स्टेक है, या तो आपकी एनुअल सैलरी जो है 50,000 से ज्यादा है किसी भी कंपनी में, तो आप क्या हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। एनुअल सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी जिसमें परक्यूजिट्स इंक्लूड नहीं होंगे, सेक्शन 10 के जो पेमेंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब कौन से ऐसे परक्यूजिट्स हैं जो क्या बोलते हैं टैक्सेबल होते हैं सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को, तो यहां पर मैंने बनाया है इसका ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन फैसिलिटी। टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और सी का मतलब है कार फैसिलिटी, ठीक है। तो कौन सा हो गया, कार फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, और एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो हो गया। अब स्वीपर और डोमेस्टिक सर्वेंट जो है वो क्या है बेटा, आपके फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट में आते हैं, और गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट में, तो वो दोनों आप यहाँ काउंट कर लोगे। तो इसका जो पूरा निमोनिक है वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट एक्सेप्ट, ठीक है। तो फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट में दो परक्यूजिट आते हैं, एक होता है आपका गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और दूसरा आपका फ्री सर्वेंट है डोमेस्टिक सर्वेंट, तो ये दोनों फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट है, तो ये और ये दोनों ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर आ जाएंगे, और एनी अदर परक्यूजिट, ये दोनों स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं चैट बुक में। अब ETC में ई का मतलब है एजुकेशन फैसिलिटी, टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और सी का मतलब है कार फैसिलिटी। तो फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट एक्सेट्रा जो है वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो मैंने इन जनरल लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, न्यू पेंशन स्कीम में, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। PF में कर रहा है तो ऊपर आप ट्रीटमेंट देख चुके हो क्या होगा, लेकिन अगर न्यू पेंशन स्कीम में कर रहा है, डिफर्ड अंडर कौन से सेक्शन 80 CC D, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने इस पेज में एक ये बचा हुआ है, तो ये है आपका सेक्शन 1727A। तो ये है क्या मैम, तो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल ही रियल है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपको जो 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें ऊपर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, तो वो कैलकुलेट कैसे होगा, रूल 9D में जो कि नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। अब ये जो है 1727A, तो ये वाला जो आपका क्या बोलते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कैसे कैलकुलेट होगा, 7.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1727A के हिसाब से, तो 1727A यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले का नाम क्या है, तो इस फॉर्मूले का नाम मैं भी आपको पढ़ना सिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है TP का फुल फॉर्म है टैक्सेबल परक्यूजिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है PC, तो PC का मतलब है पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन अबव 7.5 लाख टू RPF, NPS, ASF फॉर द करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मैं PC का मतलब क्या लिखा है, पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना, इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, 7.5 लाख के ऊपर वाला जो कि मैंने तीनों फंड को मिला के किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो PC का फुल फॉर्म हुआ पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू RPF, NPF, ASF फॉर द करंट प्रीवियस ईयर। अब R का मतलब क्या है बेटा, रेट है R का मतलब। I का मतलब है इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
FAVG का मतलब है फेवरेट एवरेज, ठीक है। तो R का फॉर्मूला हो गया इनकम डिवाइडेड बाय फेवरेट एवरेज, और R का मतलब क्या है, रेट। अब I का मतलब हो गया आपका इनकम अक्रूड ड्यूरिंग, मतलब जो भी इनकम है आपकी। तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फंड माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वापस से क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सब करंट ईयर की बात चल रही, कोई पिछले साल का नहीं लेना है अभी, ठीक है। और यहाँ पर आपका FAVG का हमने बनाया था फेवरेट एवरेज, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 2, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। तो अब ना R आ गया इनकम डिवाइड बाय फेवरेट एवरेज, ठीक है। अब दो टर्म और बचे हैं PC1 और TP1। तो PC1 मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन अबाउट 7.5 लाख टू दिस 3 फंड्स, बट PC1 मतलब पिछले सालों का कंट्रीब्यूशन और PC मतलब करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन। तो ऊपर हमने जो PC पढ़ा था पूरा कंट्रीब्यूशन वाला, जो करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख से ऊपर था, यहाँ पे जो PC1 पढ़ रहे वो पढ़ रहे कि करंट ईयर को छोड़ के पहले के सालों में, पहले साल उसके पहले साल उसके पहले साल में 7.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन सा है वो यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोविजन कब से है, 1/4/2020। तो 1/4/2020 के बाद कभी 7.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन जो वो यहाँ पर आ जाएगा। TP1 मतलब कि TP अगर पढ़ा तो वो करंट ईयर का पढ़ा, 1 मतलब पिछले सालों का, कि पिछले सालों में कितना टैक्सेबल परक्यूजिट जो है वो हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। P का मतलब क्या, TP का मतलब है टैक्सेबल परक्यूजिट, PC मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर टू दिस 3 फंड्स जो कि करंट ईयर का है, डिवाइड बाय 2। R मतलब आपका आता है रेट, फॉर्मूला है I डिवाइडेड बाय FAVG, I मतलब इनकम ड्यूरिंग द ईयर, FAVG मतलब फेवरेट एवरेज। इनकम कैसे निकालते हो, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। FAVG कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब PC1 पूरा कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर करंट ईयर को छोड़ के पहले के सालों का, TP1 भी पिछले के सालों का टैक्सेबल परक्यूजिट, ठीक है। और R वापस से रेट जो आपने यहाँ निकाला है वो यहाँ पर ले लोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं क्या, रूल 9D। तो जैसे अभी आप लोगों ने उधर पढ़ा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का, आप पढ़ लो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पर क्या बोला है, 2.5 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन है उससे ऊपर, जो 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना जो कंट्रीब्यूशन है ना उसके 2 अकाउंट बनते हैं, एक होता है टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है नॉन टैक्सेबल। तो 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन को ना टैक्सेबल अकाउंट में डालते हैं, नॉन टैक्सेबल में डालते हैं 2.5 लाख का, और 2.5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उसको डालते हैं टैक्सेबल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख 5 लाख ऑन और आफ्टर 1/4/2021 टू SPF और RPF। हाँ, ये ASF में एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या बोलता है ये, इंटरेस्ट बिफोर 31 मार्च 2021। सर ये आया ही 1/4/2021 से पहले, तो वो तो क्या होगा, मेरा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन ही होगा, तो वो एग्जाम्प्ट है। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस जो 31 मार्च 2021 तक का है वो भी नॉन टैक्सेबल है, और 31 मार्च 2021 के बाद भी 2.5 लाख या 5 लाख तक का जो है वो भी क्या है बेटा, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 तक का कितना भी कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल है, और 31 मार्च 2021 के बाद 2.5 लाख या 5 लाख तक का नॉन टैक्सेबल है, उससे ऊपर जो है वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे होगा कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख और 5 लाख, ऑब्वियस सी बात है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो क्या होगा, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। ये 5 लाख जो है लिमिट ऑफ फाइल एप्लीकेबल इफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज नॉट मेड टू सच फंड, नहीं तो पहले ही पता है। सेपरेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के लिए, एक अकाउंट से कैलकुलेशन नहीं होगा, मतलब काम जो है वो नहीं चलेगा एक अकाउंट से डिपॉजिट का। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ अरियर सैलरी और एडवांस सैलरी, कि अगर आपको अरियर सैलरी एडवांस सैलरी मिल गई तो आपको कितनी डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक रिलीफ मिलती है अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल इन दी टू द फॉलोइंग पर्सन, ठीक है।
अरियर और एडवांस सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3) और फैमिली पेंशन है 57(2) है पेड इन अरियर। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर आ गया है कि मतलब रिलीफ इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्सन, अरियर्स और एडवांस सैलरी, प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3) और फैमिली पेंशन दैट इज 57(2)(a। तो इन तीनों केस में आपको डिडक्शन मिल जाती है 89, रिलीफ मिल जाती है अंडर सेक्शन 89। रिलीफ कितनी मिलती है? तो रिलीफ मिलती है 1 - 2 का जो डिफरेंस है और 3 - 4 का जो डिफरेंस है, उन दोनों को जो माइनस करोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। हाँ, तो 1 जो है वो रिलेट करता है करंट ईयर से कि इस साल में मेरे को पिछले साल 10 साल पहले की अरियर सैलरी रिसीव हुई है और सैलरी का अरियर का अमाउंट है कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए अरियर सैलरी 10 साल पहले की मेरे को अभी रिसीव हुई है। अब वो टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, सीधा यही सवाल है अपना। तो ये बोलते हैं कि 1 आप निकालोगे टैक्स और टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स, मतलब तो मेरी इस साल की सैलरी है इंक्लूडिंग 1 लाख जो मेरे को मिला है पहले का, उन दोनों को ऐड करके मैं उसके ऊपर टैक्स निकालूंगा, वो मेरा 1 है। उसके बाद मैं जो मेरी सिर्फ इस साल की सैलरी है उस पर टैक्स निकालूंगा बिना अरियर को छोड़ के, फिर मैं 1 - 2 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं 3 में। 3 में बोलता है कि जो मेरी 10 साल पहले की जो टोटल इनकम थी वो इंक्लूडिंग उसमें अरियर्स 1 लाख का ऐड करके उसी साल के हिसाब से मैं टैक्स निकालूंगा टोटल इनकम के ऊपर। फिर वो 10 साल पहले जो साल है अरियर्स को हटा के टैक्स निकालूंगा टोटल इनकम में उसी साल के टैक्स रेट के हिसाब से। फिर आ जाएगा 1 - 2 3 - 4, आपका रिलीफ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर 115 BAC कि 115 BAC रिडक्शन आपको में कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए अपन लोगों ने टेक्निक बनाई है। टेक्निक क्या है? प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट CTDC। ठीक है, लाइन क्या है? प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए, लीव छुट्टी। तो प्रोफेशनल जो हमारे सैलरीड पर्सन है, फॉर एग्जांपल सीए आप बन गए, आपकी कहीं जॉब लग गई है और आपको एंटरटेन होना है, तो आपको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए आपको हाउस चाहिए और सारे अलाउंसेस चाहिए, बट आपको CTDC नहीं चाहिए एक्सेप्ट CTDC। तो इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है? इसको बोलते हैं अपन कि प्रोफेशनल का मतलब है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स की जो डिडक्शन मिलती है नॉर्मली वो नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट का मतलब है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसकी डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती थी, वो भी नहीं मिलेगा, ये भी जो है वो नहीं मिलेगा। लीव का मतलब है लीव ट्रैवल कंसेशन की जो एग्जेम्पशन मिलती थी, लीव ट्रैवल कंसेशन, उसकी एग्जेम्पशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। हाउस का मतलब है HRA, तो उसमें आपको जो 10(13)A में डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। अलाउंसेस का मतलब है ऑल अलाउंसेस एक्सेप्ट CTDC, मतलब CTDC की एग्जेम्पशन मिल जाएगी लेकिन बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं उनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो C का मतलब क्या है? C का मतलब है कम्यूटेशन। T का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग। D का मतलब क्या है? डेली अलाउंस। और C का मतलब क्या है? कन्वेंस अलाउंस। तो मैम फिर से रिवाइज करा दो कि इनमें क्या एग्जेम्पशन मिलती थी। तो इसमें आपको कम्यूटेशन में मिलता है 32 रुपए पर मंथ टू डेफ डम पीपल, और इसमें मिलता है आपका अमाउंट स्पेंट, कि जितना आप खर्चा किया है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जितना पैसा घर लेके जाओगे उतना टैक्सेबल हो जाएगा। तो
115 BAC के केस में इन चारों की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी, बाकी जितने अलाउंसेज हैं उनकी नहीं मिलेगी। लाइन क्या है वापस से रिपीट कर लेते हैं। प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउसर अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट CTDC। ठीक है, आई होप यू फाउंड द लेक्चर यूजफुल। और हमने पहले से बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो इम्प्रूव की है, बहुत सारी चीजें इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और मैराथन को प्रॉपर मैराथन फॉर्म में रखने की कोशिश की है कि जब भी आप सॉल्व करने बैठो तो उससे पहले एक बार आप लेक्चर्स देख लो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो द वीडियो। बाय।